एक पहले पैरेलल लाइंस पे आते हैं, पहले टू लाइंस एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स के लिए हमने क्या बोला था कि व्हेन वी मतलब व्हेन टू लाइंस आर कटिंग ईच अदर या इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो देयर आर टू एंगल्स विच इज बीइंग क्रिएटेड, 1 2, और इसी के बराबर 1 होगा और इसी के बराबर 2 होगा। तो जब हम एंगल का मेजरमेंट लेते हैं तो हम उसको डिग्री में मेजर करते हैं। और डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हम एक लाइन को इसको घुमाते हुए पूरा यहाँ पे लेके आ जाए तो ये टोटल 360 डिग्री को कवर करता है। तो 360 डिग्री जो है वो हमारा कवर होता है। और एक ऐसे अगर इसी हिसाब से अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से 90 डिग्री का एंगल आपका क्रिएट होगा। और आप ये भी जानते हो कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो आपका 180 होगा। तो जैसे मान लो अगर 1+2, जैसे ये एक ही लाइन पे दो एंगल है 1+2, या इस लाइन पे दो एंगल है 1+2, तो 1+2 इज ऑलवेज 180। ठीक है। फिर हमने ये भी इसमें विजुलाइज करने की कोशिश की थी कि अगर कोई एंगल जैसे मान लो 20 डिग्री और 21 डिग्री के बीच में है, तो ये अगर 20 डिग्री है, ये अगर 21 डिग्री है, तो बीच वाले को कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो हमने डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? डिग्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बताओ? 60 पार्ट्स में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 1 डिग्री इसको 60 मिनट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एकदम बीच से पास कर रहा है, बीच से पास कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? 20.5 डिग्री, विच इज 20 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। और एक मिनट का भी जो एंगल होता है, जैसे मान लो कि एक मिनट का भी एंगल है, तो उसको भी 60 पार्ट्स में बांटते हैं और उसको बोलते हैं सेकंड। तो इसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है कि 20 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकंड, है ना। तो अगर अगर हम इसको इसको लिखना चाहें, सिर्फ डिग्री में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? 20 डिग्री 30 मिनट्स, अगर हम इस सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा? हाफ मिनट होगा। ये 30 सेकंड्स को मिनट में बदलेंगे तो हाफ मिनट होगा, और 30.5 हो गया। तो फिर इसके बाद 20 डिग्री 30.5 को फिर से तुम 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री में हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा एंगल जो है वो डिग्री में रिप्रेजेंट होगा। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इंटू 60 पार्ट्स, तो हर पार्ट्स को हम मिनट बोलते हैं, और मिनट्स को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम उसको सेकंड बोलेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? सर आवाज। ठीक है। तो दूसरा हमने ये देखा था कि हम एंगल को रेडियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रेडियन का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर एक पूरा साइकिल अगर घूमता है ना, जैसे मैंने एक पूरा साइकिल को हमने 360 बोला था, 360 डिग्री बोला था, तो एक पूरा साइकिल जो है 2 पाई रेडियन होता है। तो आपका एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया कि 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन है। ठीक है। 360 जो है वो 2 पाई रेडियन है। तो इसी हिसाब से अगर अगर हम आपको बोले 2 पाई रेडियन, तो अगर 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? पाई/2 रेडियन। 180 डिग्री होगा तो कितना होगा? पाई रेडियन। ठीक है। और 1 डिग्री कितना होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। ठीक है। तो ऐसे करके जनरली कभी यूज भी होगा ना, तो आपको ये रेफरेंस याद रखना है। ये तो जितना पार्ट 360 का है उतना ही पार्ट इसका होगा। तो जैसे 180 के लिए आधा हो गया ना 360 का, तो 2 पाई से पाई रेडियन हो गया। अगर हमारा 60 डिग्री होता तो हम क्या लिखते? पाई/3 रेडियन। ये समझ गया सब लोग? एवरीवन? यस सर। तो ये तो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है। फिर हमने बताया कि
बेसिकली मतलब द ट्रिक पार्ट इज हियर कि जो हमने तुम्हें टेस्टनेट में बताया है ना, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, बस हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ओरिएंटेड लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा रेडियन और डिग्री समझ गए। फिर हमने बताया था पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। तो पैरेलल लाइंस में हमने बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग एंगल होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अगर किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 8 7 8 ऐसे तो दिखता है ये 8 एंगल। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा आइडियली वो देखोगे कि अगर हम इस लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएं, है ना, तो एंगल तो वही रहेगा, वन का तो वन ही वैल्यू रहेगी, और धीरे धीरे जब आएगा तो ये वन जो है 5 पे ओवरलैप हो जाएगा। तो बेसिकली, और ये तुम्हें पता ही है कि अगर एक लाइन को हम दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो अपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है। तो ये वन है तो ये भी वन होगा, ये टू है तो ये भी टू होगा, और फिर ये अगर वन है तो ये भी वन होगा। फिर एवरी नंबर विल बी मतलब एवरी एंगल विल बी एज पर द मतलब प्रीवियस सेट ऑफ एंगल। तो ये आपका बेसिकली अल्टीमेटली जब पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन काटती है तो दो ही एंगल बनते हैं, और उसी के हिसाब से आप कई सारे थ्योरम बताते हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये सब चीज तुम्हें देख के खुद समझ में आ जाएगा कि विच वन शुड बी इक्वल एंड विच वन शुड बी एडेड टू 180। तो जैसे यहाँ पे 1 और 2, जैसे इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, और ऐसे हमने बना दिया, और हमने बोला कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको ही पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। और मैंने बोल दिया अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कितना होगा, ये 90 होगा, क्योंकि ये भी 180 होगा। तो बेसिकली आप ऐसे करके इसको डील कर सकते हो। फिर हमने ये बताया कि एक एक सिंपल इसमें एक्सरसाइज है जो कई बार पूछ देता है, जैसे अगर एक पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, फिर हमने क्या किया, इसका सेंटर मतलब इसका इक्वल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ये ट्राइंगल जो बना ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल ए बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी कितना होगा बताओ। 90 डिग्री, वेरी गुड। कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का तो 45 और सम 180 हुआ तो 90। एक मिनट, हाँ। तो तुमने ये बोला कि ये दोनों एंगल जो है, ये मतलब एक पूरा एंगल और एक पूरा एंगल, इनका सम जो है 180 है। तो इसका हाफ और इसका हाफ, ये दोनों का जो इसका हाफ अगर हम ले रहे हैं और इसका हाफ ले रहे हैं, तो दोनों के हाफ का, जैसे मान लो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 होगा फॉर श्योर। तो ये आपका ये दोनों अगर 90 है तो ये जो है b ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को ट्विंकल? सर समझ आ गया। ठीक है। देखो ज्योमेट्री ऐसी चीज है ना कि वो गलत तो हो ही नहीं सकता, मतलब इट्स, तुम कोई भी पेपर दो, अगर 7-8 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं तो 4-5 तो जरूर कर लोगे, अगर तुम्हें बस कंसेप्ट क्लियर है तो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट ही बहुत कम है, मतलब 19-20 कंसेप्ट होंगे शुरू से लेके लास्ट तक, उसी पे सारी ज्योमेट्री तुम्हारी बेस्ड होगी। एंड द फन इज व्हेन आई स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन करते हुए देखोगे ना कि बहुत हल्की हल्की जो बातें आपको बताई जा रही है उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जस्ट वो करो कि एक एक कंसेप्ट जो है आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने बोला कि जब पैरेलल लाइन के बाद हम आते हैं ट्राइंगल पे, जैसे अगर तीन लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं विथ 3 डिफरेंट पॉइंट्स, तो ऐसे ऐसे
स्ट्रक्चर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, ए बी सी। तो अब मान लो कि ये एक ट्राइंगल हो गया। तो अगर हमने मान लो कि बी सी के ऊपर में इसे ए बी सी के पैरेलल हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया विथ पासिंग थ्रू ए। तो अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल अगर सी है तो ये भी सी हो जाएगा, और ये एंगल अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये एंगल अगर ए है तो ए है। जैसे बेसिकली ट्राइंगल में एंगल के वैल्यू को ए उसी के वर्टेक्स के नाम से बताते हैं, है ना। मतलब ये बी है, ये ए है, ये सी है, और साइड्स को सामने वाले एंगल के स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पूरा साइड ए है, ये पूरी साइड बी है, ये पूरी साइड सी है, ठीक है। ये जेनरिक रिप्रेजेंटेशन है जो यूनिवर्सली हम यूज करते हैं। तो ये एंगल, जैसे ये एंगल का सी वैल्यू है तो इस एंगल का भी सी वैल्यू होगा, जस्ट बिकॉज पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों का। ये बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक लाइन पे जो एंगल है वो तो हमारा हमेशा 180 होगा। तो इस लाइन के एक साइड में जो एंगल्स हैं वो ए बी सी है, दैट्स व्हाई ए प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है ना। ये हमें पता चल गया। नाउ एक चीज अब तुम्हें हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि तुम दो स्टिक ले लो, जैसे एक स्टिक ले लिया तुमने 3 सेंटीमीटर का और एक स्टिक ले लिया तुमने 5 सेंटीमीटर का। अब अगर मैं बोलूं कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को यूज करके हमें ट्राइंगल बनाना है, तो हम कितने ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं? अगर हमें 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के स्टिक को यूज करके ट्राइंगल क्रिएट करना है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल आई कैन क्रिएट विद दैट? बोलो। एनीवन? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। सोनम बताओ। और कैसे पता चला तुम्हें? 3 का यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, उसी तरह से फिर 5 का इक्विलेटरल और कैसे बनाओगे? ये दोनों लाइंस रखना है। जैसे मान लो एक स्टिक 3 की और एक स्टिक 5 की रखनी है, तो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनेगा। जैसे मान लो कि अगर हम 5 के स्टिक को ऐसे रखते हैं, ठीक है, 5 वाले स्टिक को ऐसे रख दे और 3 वाले स्टिक को इसी के ऊपर रख दें, ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2। तो अगर हम तीसरा स्टिक 2 सेंटीमीटर का लें तो आई कैन नेवर क्रिएट अ ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि आप कभी इस दोनों को मिलाओगे इस पर रख के तो कोलिनियर ही बनेगा, है ना। तो इन नो वे आई कैन हैव अ ट्राइंगल विथ मतलब थर्ड साइड एज अ 2 वैल्यू का। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे अगर हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे मान लो 3 वाले साइड को हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो थोड़ा सा जब ऊपर उठाएंगे तो जो हमारा वो वाला साइड बनेगा, तीसरा साइड बनेगा, वो 2 से बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। हाँ। तो ये ग्रेटर देन 2 होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 5 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन लेके चलते हो तो थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ऐसे नहीं है ना, x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 2 से भी नहीं बनेगा, इक्वल टू 2 से भी कोलिनियर बनेगा। फिर आप जैसे जैसे 3 वाले साइड को ऊपर घुमा लेते जाते हो, ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, तो हर बार जैसे जैसे आपने ऊपर लेके गए तो तीसरी साइड्स की लेंथ बढ़ती चली गई, है ना। जैसे जैसे ऊपर लेते जाएंगे तो और बड़ी होती जाएगी, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे तो और बड़ी होती जाएगी, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे थर्ड साइड की लेंथ बढ़ती जाती है
है ना। जैसे जैसे तो आप दो चेंजेस हो रहे हैं, देखो जैसे ये वाला एंगल भी बढ़ता जा रहा है, तो साइड्स बढ़ रहा है और एंगल भी बढ़ रहा है। और इसी तरह से हम और दूर लेके जाएंगे तो और तीसरा साइड बड़ा होता जाएगा, है ना। ऐसे करके लास्ट में हमारा अपोजिट एंड पे आ जाएगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो देखो 8 सेंटीमीटर से भी फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा, फिर वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो 8 से अगर बड़ा भी अगर तीसरा साइड ले लेंगे तो यू विल नेवर क्रिएट अ ट्राइंगल। तो यानी कि अगर 3 और 5 की साइड अगर हम लेके चल रहे हैं तो थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 8। ठीक है, इसको उल्टा लिख दो। ये बात सबको समझ में आ रही है? थोड़ा सोच के देखो। नहीं बोल सकते चैट में लिखो, लेकिन बोलो जरूर कुछ। सर क्लियर है। क्लियर है ना एवरीवन? यस तो सर। तो अब आपने ये देखा कि इस पूरे सिचुएशन में हमें बहुत आराम से ये पता चल गया कि अगर हम दो फिक्स साइड ले लें, जैसे जैसे अगर हम दो फिक्स साइड ले लें, जैसे 4 और 7, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इन साइड से इनफाइनाइट बन सकता है, लेकिन उस इन्फिनिटी को हम लिमिटेड इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रायंगल बना लोगे। लिमिटेड इन्फिनिटी का पर्पस क्या हुआ कि वो बाउंडेड इन्फिनिटी है। कैसे बाउंडेड इन्फिनिटी है? क्योंकि इस केस में इनफाइनाइट ट्रायंगल तो बनेगा बट थर्ड साइड, है ना, थर्ड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 11। और याद रहे ये इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, मतलब बराबर भी होगा तो देयर विल नॉट बी एनी ट्रायंगल। तो 3 से बड़ी होनी चाहिए और 11 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको अगर मैं कभी पूछूं कि 5 है और 8 है, तो हाउ मेनी इंटीजर साइड ट्रायंगल कैन बी क्रिएटेड? हाउ मेनी इंटीजर साइड ट्रायंगल कैन बी क्रिएटेड, बताओ। 9 कैसे पता चला तुम्हें? ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और लेस देन तो 13 4 होना से, चाहिए। हाँ, तो ये 6 7 8 9 10 11 12 12 तक होना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो, हाँ 9 हुआ। ठीक है, 9 तो बोला तुमने। यस ठीक है, सर। तो 9 इसका आंसर होगा। तो ये इससे हमें पता चल गया। और कभी ऑल ऑफ सडन तुम्हें दिया रहे कि 5 8 एंड 14, इस ट्रायंगल को बताओ कि ये कैसा ट्रायंगल है, तुम क्या बोलोगे इस केस में? ये ट्रायंगल पॉसिबल हाँ, ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें इस पूरे उससे थिंग से वो पता चला कि अगर हम दो साइड फिक्स कर ले तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो बाउंडेड इन्फिनिटी में काउंट आएगा एंड देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, और ये भी हमने देखा कि जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा एंगल जो है वो बढ़ता जाता है। तो लार्जर द एंगल, लार्जर द साइड इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमसे ऐसे नॉर्मल सवाल पूछूं कि 3 5 और 6, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल किस साइड के सामने का होगा? जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये BC है, ये BC है, ये तुम्हारा CA है और ये AB है। अब अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल है जिसमें AB CA और BC है, तो विच एंगल इज द लार्जेस्ट एंगल? सर 3 के ऑपोजिट। विच एंगल इज द लार्जेस्ट एंगल बोल रहा हूँ मैं।
ए एंगल हाँ, BC के अपोजिट वाला, है ना। ए बी तो BC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा? A होगा, है ना। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट एंगल? सी C वाला। ये सबको क्लियर हो रहा है? और अगर हम आपसे ये भी पूछ दें, तो क्योंकि आप ये सब देख के ही बनाओगे ना, कि अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो अगर BC को आप 6 रख रहे हो, AB को मतलब CA को 5 रख रहे हो, तो ये B, ये C, ये A, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है। तो ऐसे अगर बनाओगे तो A एंगल सबसे बड़ा होगा, B एंगल उसके बाद, और C एंगल सबसे छोटा। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे कि इज एंगल A इज डबल ऑफ एंगल C? नहीं बोल सकते मैं। स्वस्तिका, तुम तो बोला ही मत करो, तुम चैट पे लिखा करो, तुम्हारा हमेशा आवाज जो है वाइब्रेट होने लगता है, रुकने लगता है। तो ये डबल होगा? नो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि लार्जर द एंगल लार्जर द साइड, ये तो पता है, बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, ये याद रहे। साइड डबल होने का मतलब ये नहीं है कि एंगल डबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स तीनों एंगल इक्वल होंगे, और अगर दो साइड इक्वल हैं तो ये भी ये सच है कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। बट अगर हाफ है या डबल है, इस तरह से अगर कुछ है, तो यू वोंट गेट सेम अमाउंट ऑफ, मतलब डबल एंगल भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये याद रहे, अगर साइड्स बड़े हैं, लार्जर द साइड larger the angle but not proportional, है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है। बट अगर तीनों साइड बराबर हैं, जैसे मान लो अगर तीनों 8 8 8 के हैं, तो उस केस में तीनों एंगल बराबर होगा। और अगर आपके दो साइड्स इक्वल हैं, जैसे मान लो कि ये 8 8 5 है, 8 8 5 है, तो इस केस में दो एंगल सेम होगा। ठीक है, ये सामने वाले साइड्स के एंगल सेम होंगे। तो आपको ये पता चल गया। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ और इस्टेब्लिश करना है, जो हमने पढ़ रखा है पहले भी, कि ट्रायंगल्स की डिविजन कितने तरह की होती है। तो ट्रायंगल को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक उसके साइड्स की लेंथ के हिसाब से और एक उसमें एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे मान लो, है ना, वी आर लर्निंग ऑल अबाउट ट्रायंगल्स टुडे, ठीक है, जितना तक पॉसिबल हो सके, और हम धीरे धीरे ही चलना चाहेंगे क्योंकि आप एक्सरसाइज करते रहो। ठीक है, तो आप पुराना लेक्चर देख के आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, लेवल 1 का, लेवल 2 का, हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो दो तरीके की कैटेगराइजेशन हम करते हैं, एक हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स और एक हमारा रिस्पेक्ट टू साइड्स। थोड़ा बहुत रिलेशन एक दूसरे में हो सकता है, बट डिवीजन ऐसे है। तो अगर आपका किसी ट्रायंगल के ऑल थ्री साइड्स, all three angles are less than 90, है ना, all three angles are less than 90, ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, फिर हमने बोला कि अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 का है, ऑफ कोर्स दो एंगल 90 के तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो एंगल ही 90 का हो जाएगा तो उन्हीं का सम 180 हो जाएगा। तो अगर एक एंगल 90 का होगा तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होगा। और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें हम किसी एक साइड को, जैसे मान लो कि अगर हम एंगल 2 को रेफरेंस एंगल लें, जैसे ऐसे बैठा रखा है, तो ये B हो गया और ये हमारा P हो गया, इसको बेस बोलेंगे, है ना, और इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये H जो है इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, है ना। तो इस केस में
ये ट्राइंगल साइड्स का ये रिलेशन फॉलो करता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? एंड इफ बहुत ही सिंपल होता है ज्योमेट्री, बस तुम लोग बीच में बोर मत होना। और तीसरा जो ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल जो है 90 से अगर बड़ा है, ऑफ कोर्स एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, दो एंगल नहीं हो सकता है ना। तो एक एंगल आएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल एंगल। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रायंगल को साइड के रिस्पेक्ट्स में कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो पहला तो हमारा कैटेगराइजेशन का है इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या होगा? when all the sides of a triangle are equal। उस केस में ये जरूर है कि all the angles will also be equal, बट ये साइड्स के हिसाब से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल डिफाइन किया। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। स्पेलिंग देख लेना आइसोसेलेस का, यही होता है ऐसे तो, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें दो साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, तीसरी साइड नहीं होगा। तो अगर ये x है और ये x है, ये y है, ऐसे ट्रायंगल को, तो दोनों साइड्स के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। और तीसरा होता है जिसमें साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, ठीक है, x y z, ऐसे वाले को हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ये हो गया ना, ये तुम लोग को कुछ समझ में आ गया? डिवीजन क्लियर है? इसका अपने अपने मोबाइल से एक फोटो खींच के रख लो, क्योंकि हम इस पे दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जो हम सिस्टम बना रहे थे, जैसे मान लो कि अगर हम दो साइड्स ले ले 3 and 4, ठीक है, तो तुमको बताया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनफाइनाइट है, लेकिन लिमिटेड इन्फिनिटी है। अगर ये 4 का है तो हम 3 का वो लेके, इफ आई ड्रॉ वो हियर सर्कुलर काइंड ऑफ, मतलब 3 को यहाँ पे फिक्स कर दिया और 3 वाले को ऐसे रोटेट कर दिया, तो इतने ट्रायंगल तुम्हारे बन जाएंगे। ऐसे एक, तो ऐसे मतलब कई सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स ऑफ ऑल दीज आर 90, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो इनफिनाइट ट्रायंगल्स बन रहा है, इसमें से कितने ट्रायंगल्स जो हैं वो तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल है? वन। वन राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 1 होगा पक्का? थ्री फोर फाइव वाला नहीं होगा? हाँ, 3 4 5 वाला तो होगा, तो एक और नहीं हो सकता? 2 होगा। 2 होगा, तो और भी हो सकता है क्या 2 से ज्यादा? तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो जो हमारा ये पॉइंट है, तो ये वाला एंगल जो है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे जाते रहे, तो बढ़ता बढ़ता एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये 90 का हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ये पूरा साइड जो है ये 4 का है,
और ये 3 का है, तो ये एक ट्रायंगल तो ये वाला होगा जो 90 का होगा, ठीक है, जो जो इसकी हाइपोटेनस उस हिसाब से 5 हो जाएगी। फिर आप देखोगे कि बिलो द एक्सिस कहाँ है। अगर अगर आप ये, अच्छा ये कह रही है स्वस्तिका कह रही है कि इधर होगा, ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, इतने ही में इसका इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो वही सब ट्रायंगल तो दोबारा बनेगा ना। एक ध्यान दो, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये वाला एंगल है जो इन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है, ये तो कम होता जा रहा है ना, ये नियर बाई 180 से शुरू होकर कम होता 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 होता, तो यहाँ कहीं बीच में ये वाला एंगल जो है 90 भी तो हो जाएगा। ओहो, यहाँ कहीं बीच में ये एंगल भी तो 90 हो जाएगा ना, यहाँ पे जो कम होता जाता है। फिर देखो, अगर फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे तो और 90 से छोटा होता जाएगा वो, तो एक यहाँ पे बीच में ये 90 डिग्री का तो बन जाएगा ना। तो अगर हम इसको दोबारा देखें, दोबारा हम विजुअलाइज करें, तो ये मान लो कि हमारा 4 है, तो और 3 की साइड लेके चल रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? एक तो हमारा यहाँ बन रहा है 90, और एक हमारा यहाँ पे बन रहा है 90, समझ रहे हो ना। तो जब जब एक 90 हमारा बन रहा था, तो ये वाला जब 90 बन रहा था, तो 4 और 3, मतलब 4 जो है ये हाइपोटेनस का काम कर रहा था, और जब हम यहाँ 90 बना रहे हैं तो 3 और 4 जो है परपेंडिकुलर बेस है, और ये वाला साइड जो है ये तुम्हारा हाइपोटेनस का काम कर रहा था, विच इज 5। तो यानी कि दो सेट्स ऑफ साइड्स है, तो उससे बेसिकली यू कैन क्रिएट 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अभी बात समझ में आई आखिरी? बोलो। नहीं नहीं, आ गए सर, समझ आ गए। हाँ, तो अगर अब आपसे मैं पूछूं कि एक ट्रायंगल है, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है 5, 8 और 11, तो ये ट्रायंगल जो है ये कौन सा ट्रायंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, राइट, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, ये तीनों में से कौन सा ट्रायंगल है? इसको कैसे चेक करोगे तुम, बताओ, हाउ डू चेक दैट? तो आप इसमें ये देखोगे कि अगर राइट या ऑब्ट्यूज होगा तो 90 डिग्री का या 90 डिग्री से सामने वाले एंगल, मतलब एंगल के सामने वाले साइड की लेंथ क्या होगी? 11 होगी, सबसे बड़ी वाली, क्योंकि सबसे बड़े वाले साइड्स के सामने वाला। तो आपको पता है कि अगर हम 5 और 8 को लेके अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुमने बोला कि ये 5 है और ये 8 है, ये 5 एंड दिस इज 8, और तुमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, तो इसके हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा? रूट 89। और रूट 89 का लगभग लेंथ क्या होता है? 9 पॉइंट समथिंग। हाँ, 9 पॉइंट समथिंग मान लो अभी फिलहाल। तो अब तुम्हें ये पता है ना कि 5 और 8 फिक्स करके अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारा क्या होगा कि ये वाला एंगल छोटा होता जाएगा 90 वाला, है कि नहीं? और लेकिन हमें क्योंकि थर्ड वाले साइड को तो 11 बनाना है, ये 9.x है, ये वाला पूरा 9.x है, तो 11 बनाने के लिए हमको इसको और अवे करना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा। तो हमने अगर अवे कर दिया और फिर हमने इसको मिलाया, तब जाके ये लेंथ बना 11। तो अब जो सामने वाला एंगल है, इट इज डेफिनेटली अप टू वो ग्रेटर देन 90। ये बात समझ में आ रही है? हाँ।
तो दैट मीन्स इस तरीके से क्या हुआ, हमने देखा कि हम अगर किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए हैं तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल हमारा उस केस में क्या हो गया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। आज समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। तो मुझे बताओ 7, 11 और 13 ये कौन सा ट्रायंगल है, चेक करके बताओ तुरंत। कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं क्लास में मेरे? यस सर। बोलो। एक क्यूट निकला। ऑब्ट्यूज। 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 एक क्यूट वाला कौन है, नाम बताओ तो अपना। नहीं ऑब्ट्यूज होगा। तो ये हमने फटाफट ऐसे चेक किया होगा कि 7 और 11 का थोड़ा अभी फिगर अगर बना लो, बाद में अपना डिजाइन करते रहना। तो इस केस में हमारा जो थर्ड साइड होगा वो कितना होगा, बोलो। 13। नहीं 13 कैसे, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर मान लें इसको, रूट ऑफ 170 होगा। हाँ, रूट ऑफ 170 विच इज 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग। तो अच्छा, ऑब्ट्यूज किसने किसने बोला? अगर ये 13 पॉइंट समथिंग है तो 13 का साइड के लिए तो हमको इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा। सबसे पहले जिसने एक्यूट बोला था वही समझदार है। तो जैसे अगर हम 13 पॉइंट समथिंग को 13 बनाएंगे तो हमें इस तरफ मूव कराना पड़ेगा राइट साइड में, और इस तरफ मूव कराने की वजह से जो 90 डिग्री का एंगल है वो उससे कम हो जाएगा 90 से। तो ऐसे ये वाला जो ट्रायंगल बना वो हमारा एक्यूट ट्रायंगल बना ना। बोलो क्यों बोला तुम लोगों ने ऑब्ट्यूज? सब कान पकड़ो। तो तुम लोगों ने वो जानवरों वाली हरकत कर दी, एक ने बोला तो सब बोलोगे। सर एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें? यही मतलब यही वाली। क्या सर ये ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्ट्यूज क्यों नहीं हो पाया? ऑब्ट्यूज क्यों होगा जब आपका अगर 13.x आपका हाइपोटेनस आया है बट आपका थर्ड साइड 13 है, तो 13 लाने के लिए आपको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ना इस 7 वाले लाइन को। जैसे जैसे अगर हम, मेरा पॉइंट ये है, ये 11 है, ये 7 है, उस केस में आपका जो ये थर्ड साइड है ये 13.x है, यानी 13 से ज्यादा है। अगर आप इस साइड को छोटा करना चाहते हो तो आपका इधर इसको इस तरफ शिफ्ट कराना पड़ेगा 7 वाली साइड को। तो 7 वाली साइड को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कराएंगे, मान लो कि इसको हमने ऐसे शिफ्ट करा दिया, तो नाउ 7 वाली साइड इज हियर, और जब हम नया वो बनाएंगे थर्ड वाली लाइन बताएंगे तब जाके ये 13 होगा। तो उस केस में इनिशियल एंगल अगर 90 था तो सेकंड वाला जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा हो जाएगा। यस तो 90 से छोटा हो गया तो ये तुम्हारा एक्यूट ट्रायंगल बना ना। यस एवरीवन, कितने लोगों ने ऑब्ट्यूज बोला था? सबने कान पकड़ लिया अपना? और यही अगर 7, 11 और 14 होता है ना, 7, 11 और 14 होता तो उस केस में क्या होता? ऑब्ट्यूज होता। क्योंकि उस केस में अगर आपको 14 का लेंथ पहुंचाना है, 14 का लेंथ पहुंचाना है तो आप 13.x से आपको इस तरफ भागना पड़ेगा, क्योंकि 14 आपको थर्ड साइड बनानी है। और द मोमेंट यू विल गो लेफ्ट तो आपका 90 डिग्री से बढ़ जाएगा टोटल एंगल। ये बात समझ में आई सबको? हाँ यस सर। तो हाँ, मैक्सिमम यस सर बोलना है तो चैट पे ही लिखो, डाउट है तो फटाफट बोलो, ठीक है? ये अच्छी बात है।
तो नाउ अब इसमें एक भी है, अब एक लेवल और हम ऊपर बढ़ जाए तो हमने बोला कि हमारे पास दो साइड्स हैं, ठीक है। लेट्स से कि आई हैव टू साइड्स, जस्ट अ मिनट। मेरे पास दो साइड्स है विच इज 5 एंड 11, ये चलो 6 एंड 11 लेते हैं, 6 एंड 11। तो अब तीसरा साइड जो है वो इंटीजर होगा वो भी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी इंटीजर ट्रायंगल्स, मतलब इंटीजर साइड ट्रायंगल कैन बी क्रिएटेड। तो तुम उसको बोलोगे कि ये उसकी जो थर्ड साइड होनी चाहिए वो 6 से बड़ी, मतलब 6 ऑनवर्ड, और कहाँ तक होना चाहिए, 6 to 16 तक होना चाहिए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने क्रिएट हो गए, 17 नहीं ट्विंकल, 17 से छोटा, मतलब 5 से बड़ा और 17 से छोटा। तो जो हमारा रेंज है वो 6 से स्टार्ट होके 16 तक पहुंचता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 11। ठीक है, ये भी याद रखना, 10 मत बोल देना कभी, है ना। कभी तुमसे कोई पूछे कि रोल नंबर 4 से लेके रोल नंबर 10 तक कितने स्टूडेंट हुए, 6 मत बोल देना, 7। क्यों, क्योंकि रोल नंबर 4 से रोल नंबर 10 तक की बात हो रही है, तो 4 वाला भी काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे 11 हमारे ट्रायंगल्स बने। अब अगर आपसे ये भी पूछते कि हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर ऑब्ट्यूज, है ना, हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर ऑब्ट्यूज, वाले कितने होंगे, राइट कितने होंगे, और थर्ड क्या है, एक्यूट कितने होंगे। तो कैसे बताएंगे हम, बताओ। 7 एक्यूट और 4 ऑब्ट्यूज, और राइट एंगल नहीं होगा। बहुत जल्दी बताई तुम, पक्का हाँ, सब करके देखो तो। अगर हम उसी तरीके से सोचना शुरू करें कि हमने एक 11 का हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 11 का ड्रॉ कर देते हैं। हमने बोला दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक तो ऐसे यहाँ पे 6 वाला बनेगा, यहाँ पे एक राइट एंगल हमारा बनेगा जब हम 6 वाला यहाँ पे एग्जैक्टली इस पे राइट एंगल बना दें, और उसके बाद आपको पता है कि जो पूरी ट्रायंगल बनेगी, मतलब जो भी आपका ट्रायंगल का होगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ इस रेंज वाले जो होंगे वो एक्यूट होंगे, इससे नीचे वाला जो सारा यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री की एंगल जो है ना वो बड़ी होती जाएगी ना अगर तुम और नीचे आते जाओगे तो इस पूरे रेंज का एंगल्स होंगे जो होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे, और फिर इस साइड के जितने भी होंगे यहाँ तक ये भी हमारे ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास राइट एंगल्स बने हुए हैं, तो पहले बताओ कि अगर हम इस वाले राइट एंगल की बात करें तो थर्ड साइड्स कितनी बड़ी होगी, जिसमें 11 जो है हाइपोटेनस का यूज कर रहा है, तो थर्ड साइड कितना होगा, 11 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट अंडर। ये समझ में आ रहा है क्यों से हो रहा है, तो ये 121 माइनस रूट 36, ये क्या हुआ, रूट 85। रूट 85 कितना होता है, 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो जो ये तीसरी साइड है हमारी इस समय वो 9.x है, तो इससे छोटी जो भी है 9.x से छोटा जो भी है वो आपको कौन सा देगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल देगा। तो ऑब्ट्यूज वाले में अब 9 से छोटा कितना है, तो 9, 8, 7, 6,
ये 4 9 से छोटे वाले हैं और 9 मतलब 9.x से छोटे वाले हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे कि √6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताओ? 157 का रूट, ये कितना हो जाएगा बताओ? 12.x है ना। तो इस केस में 12.x हो गया, यानी 12.x से बड़ा जितना भी है वो सब फिर से आपको क्या देगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देगा। तो 12, 13, 14, 15 एंड 16 ये सारे जो है हमारे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। 12 से बड़ा है ना, तो 13 हाँ से शुरू 13 करेंगे। 13 से स्टार्ट होगा, 12 नहीं होगा। ठीक है 12 नहीं होगा क्योंकि 12.x से बड़ा लेना है। अच्छा, राइट एंगल एक भी नहीं है इंटीजर वाला, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल के केस में हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज आई हैं थर्ड साइड की, और बाकी जो सारे बच गए वो हमारे एक्यूट होंगे। बाकी कितने बच गए? 10, 11 एंड 12। तो 3 एक्यूट एंगल ट्रायंगल और बाकी सारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। कोई है, किसी को डाउट है यहाँ पे था कभी? हेलो सर, हाँ, तो फिर 9 भी तो नहीं होगा ना? 9 इसलिए होगा क्योंकि ये बोला है 9.x से छोटा वाला सारा, जैसे यहाँ पे हमारा 9 बन रहा है ना, तो उससे नीचे 9.x से छोटे जितने भी हैं सब इसी में काउंट होंगे। क्योंकि जैसे 9 वाला जो ट्रायंगल होगा वो तो इससे नीचे हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9.x से छोटे और यहाँ 12.x से बड़े, तो 9.x से छोटे में तो 9 आता है ना, और 12.x से बड़े में 12 नहीं आता, वो 13 से स्टार्ट होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप इस तरह से एक दो और कर लेना, जैसे आप 7 एंड 12 ले लेना एंड यू कैन चेक, ठीक है, कि इसमें कितने राइट एंगल, कितने ऑब्ट्यूज और कितने एक्यूट बनेंगे। ठीक है, 7 और 12 का इसको चेक करके बताना मुझे। ठीक है, कुछ और भी देख सकते हो, जैसे मान लो कि 5 और 9 पे भी देख सकते हो, व्हाटसोएवर, मतलब किसी भी दो साइड को लेके तुम उसको ऐसे कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ऐसे फिगर बना के। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? बोलो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये साइड हो गई। अब एक थोड़ा सा एरिया भी समझ लो कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो हम फिर ट्रायंगल के और सब चीज़ों को पढ़ते हैं। एरिया तुम लोग को बताया जा चुका है कि एरिया जो है बेसिकली कोई भी इंक्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर है, तो कितना एरिया कवर करता है उसको हम मेजर करने के लिए एरिया का कैलकुलेशन करते हैं, हाउ मच स्पेस इट इज गेटिंग कवर। तो जरूर बात है कि आप बोलोगे कि इस साइड का एरिया ज़्यादा है इस साइड से, बट हाउ वुड आई टेल? तो तुम बोलोगे कि 1:4 का रेशियो हो सकता है, बट ऐसा हम मेजरमेंट में रेशियो में तो बता नहीं सकते। तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए टू मेजर द एरिया ऑफ दीज टू। तो हमने बोला कि हम ऐसा करते हैं, 1/1 का जो भी हमारा वो बनेगा बॉक्स होगा, उसको हम 1 स्क्वायर यूनिट बोलेंगे, एरिया का यूनिट। तो जैसे मान लो ये 5 है और ये 3 है, तो हमने 1/1 काउंट करना है, तो हमने क्या किया, पहले इसको 3 में बांट दिया, फिर हमने इसको 5 में बांट दिया, और हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 5 + 5 + 5 विच इज 5 × 3। ठीक है, तो 15 स्क्वायर यूनिट का ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है, फीट है, जो भी है, इसी तरह से तो ये हमारा रेक्टेंगल का ट्रायंगल निकालना हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये तुम्हारा 12 है और ये तुम्हारा 9 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 12 × 9 विच इज 108। ठीक है, तो ऐसे करके आप एरिया निकालते हो। अब ट्रायंगल के एरिया के लिए
अगर मान लो कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहले राइट एंगल से शुरू करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें ये अगर P है और ये अगर B है तो चलो अभी हम इसको P ना मान के इसको हाइट मान लेते हैं अभी फिलहाल, है ना। ये मत समझना ये हाइपोटेनस का एच होता है और ये हाइट के लिए लिखा है हमने। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच होता है ना, और सिंस केवल ये दोनों बराबर होंगे यानी ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ इंटू बी इंटू एच से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। तो ये तो हुआ राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अगर हम ऐसे कर ले, एक एक करके याद रखना, ठीक है, मतलब क्या क्या कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है कम से कम नोट डाउन कर लो 1 2 ऐसे करके कि हम कब कब क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है जागृति, तुमने लास्ट टाइम पढ़ा था ज्योमेट्री? यस सर। तो तुमने नोट डाउन किया था? यस सर। तो भेजना मुझे जरा सा, ठीक है। और इस बार लास्ट टाइम जब ज्योमेट्री किया था तुमने, मतलब सेंटर पे या ये सेंटर पे? अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया ट्रायंगल हो गया, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एरिया हाफ BH/2 हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है और नॉर्मल ट्रायंगल भी है तब भी हमें अगर बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट रहे मिले, अब देखो ये ध्यान दो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग हाइट बोला है, इस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वी कैन क्रिएट अ राइट एंगल हियर, मतलब सॉरी रेक्टेंगल हियर जिसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो आपको पता है। तो फिर से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बेसिकली इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया B इंटू एच है, तो ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा वो उसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो देन अगेन हाफ इंटू B इंटू एच हो गया। तो अब तुमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी ट्राइंगल में बेस और हाइट दिया रहे तो दैट डजंट मीन कि आप उसका एरिया निकाल दो। जैसे मान लो अगर ये हाइट बेस 5 दिया हुआ है और इस पे हाइट दे दिया 4, तो इस ट्रायंगल का एरिया ABC का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 4 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं है। हम इस कॉम्बिनेशन से हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते इस पे। अगर आपको ये बेस दिया हुआ है तो यही हाइट चाहिए होगी, और अगर आपको ये हाइट दिया होगा तो यही बेस चाहिए होगी, तभी जाकर आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो अब मुझे एक चीज और बताओ, एक सिंपल सी बात, इफ आई वांट, एक मेरे पास स्ट्रक्चर है ऐसा, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, बताओ? नो सर। नो, क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो दूसरे बेस के कोरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, मतलब वो तो चलो ठीक है, हम हाफ BH नहीं लगा सकते। कैन वी कैलकुलेटेड बाय एनी मीन, एनी अदर कंसेप्ट और वो फॉर्मूला? साइड भी नहीं दिया हुआ है, हेरोन्स हाँ। फॉर्मूला से लगा सकते थे। हेरोन्स फॉर्मूला मतलब ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन कोई भी निकाल सकता है। देखो ये कभी भी नहीं निकलेगा इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि दिस ट्रायंगल इज नॉट फिक्स्ड। क्योंकि अगर हम इसको यहाँ बढ़ा देते तब तो एरिया बढ़ जाता ना ट्रायंगल का। तो मेरा यही यहाँ पे पूछने का पॉइंट था कि B और H से ट्रायंगल को हम फिक्स नहीं कर सकते। इट कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ दीज स्पेसिफिकेशन। तो आप तभी उसके, आपने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया। मैंने ये कह रहा कि ये इस बेस से और ऐसे अगर हाइट डाल के हम इनफाइनाइट ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ये और भी ज्यादा ट्रायंगल बन सकता है। तो ये ट्रायंगल्स के हर ट्रायंगल्स के एरिया डिफरेंट होंगे ना।
तो मेरा पॉइंट है कि इवन आपको फार्मूला पता रहे या नहीं पता रहे, आप इस स्पेसिफिकेशन से H और B से यू कैन नॉट क्रिएट मतलब ट्राइंगल जो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बेस और हाइट नहीं है, तो उससे जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर कभी डीएस में, जैसे डेटा सफिशिएंसी के केस में बता रहे हैं, कभी तुम्हें बोला रहे कि ये बेस है और ये हाइट है ना, ये हाइट है और एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया, तो कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो तुम बोलोगे नो, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स्ड अनटिल अनलेस आपको ये तीसरी लेंथ ना पता रहे या फिर ये ना पता रहे, ठीक है। तो केवल बी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग बी और एच नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन इसी का उल्टा अगर हम कर दें, हमने बोला है कि एक बेस है, मान लो बी लेंथ का बेस है और एच डिस्टेंस का एक और लाइन ले लें, ठीक है, एच डिस्टेंस पे एक लाइन ले लें जिसपे हाइट हम गिराएं तो एच ही हो हर जगह, यानी पैरेलल लाइन ले लें। तो आप बोलोगे किसी भी वर्टेक्स को, मतलब एच हाइट से किसी भी वर्टेक्स का एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, जैसे अगर ये BC है और ये A1 और ये A2, तो ऑल थ्री ट्राइंगल विल हैव इक्वल एरिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना, क्यों? क्योंकि बेस सब में सेम है और हाइट जो है आपकी तीनों ट्राइंगल की सेम है। ये क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। बोलो यस तो लिखी दो कम से कम चैट पे। वेरी गुड, और लोग लिखो, फटाफट लिखो एवरीवन। तो अब इसको अगर वर्ड्स में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, विथ फिक्स्ड बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विथ फिक्स्ड बेस इज कांस्टेंट। तो मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम बोल के अगर फिर डिस्क्राइब करना चाहें तो एक पैरेलल लाइंस का ले लेंगे, फिक्स्ड बेस ले लेंगे, है ना, और फिर उसके बाद कोई भी ट्राइंगल बना लेंगे। तो अब ये समझो, ऐसे बात समझो कि अगर ये बहुत दूर भी जाके अगर आए, है ना, जैसे इस लाइन को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी ले जाएं और उसको बहुत दूर से जाके एक ट्राइंगल बनाए, जैसे ऐसे ऐसे छोटा सा लेके गए हम बहुत दूर तक और फिर वहां से लेके आए हम ऐसे करके, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का भी एरिया जो होगा वही होगा जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये बात समझ गए सब लोग? ठीक है, ये याद रखना, ये एरिया हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम लोग सारा अभी ट्राइंगल से रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, बस बात खत्म। तो अभी आई एम राइट नाउ आई एम फोकस्ड फॉर एवरीथिंग अबाउट ट्राइंगल। तो ये हमारा मेंसुरेशन वाला पार्ट हो गया ट्राइंगल के मेंसुरेशन का, जिसको हमने दो चीजें समझ में आई कि अगर हम फिक्स बेस और फिक्स हाइट पे कैसा भी ट्राइंगल बनाएं सबका एरिया सेम होगा, और अगर हाइट और बेस कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है तो हमारा ट्राइंगल फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आओ ज्योमेट्री वाले पार्ट पे, ये ट्राइंगल का मेंसुरेशन वाला पार्ट है। और एक चीज और इसमें याद कर ही लो सबको, लोग अगर देख ही रहे हो तो, कि अगर तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ अगर पता है, तीनों साइड्स का लेंथ अगर पता है तो पेरीमीटर जो होगा उसको A+B+C बोला जाता है पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को S बोला जाता है, विच इज A+B+C/2। और एक होता है हीरोन्स फार्मूला, है ना, ऐसे इंडिया का वो पढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल ऐसे करके कुछ है एक नाम, उन्होंने भी इस फार्मूला को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। तो ये क्या होगा, S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, ठीक है। ये हीरोन्स फार्मूला के थ्रू हमारा एरिया निकला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? समझना क्या है, मतलब ये फैक्ट है। तो अब अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की बात की जाए, ठीक है,
जिसमें हाइट नहीं दिया हुआ है, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो हाइट तो उसकी कांस्टेंट होगी अगर ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब आप इसकी हाइट की वैल्यू निकालते हो, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला तो एक ही पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो जो फॉर्मूला पता है उसमें जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे हम। बेस तो हमें पता है ए है, तो अगर हम इस पे से एक हाइट गिराएं तो इसका लेंथ क्या होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हम हाइट गिराएं तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। तुम बोलोगे कैसे a/2 होगा, तो यहाँ पे तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, बट हम ये बोलेंगे कि भगवान जो है सिमेट्री का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल बराबर है और आप परपेंडिकुलर गिरा रहे हो सामने वाले लेंथ साइड पे, तो देयर इज नो पॉइंट कि इनमें से किसी के खिलाफ जो है साजिश की जाए और बड़ा छोटा किया जाए। तो ऐसा भगवान भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ही मेक्स एवरीबॉडी सेम व्हेन इट इज सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में ये दोनों पक्का है कि हाफ हाफ होगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि कोई छोटा और कोई बड़ा हो, बिकॉज एवरी अदर फीचर इज सेम। तो अब इसकी हाइट अगर निकालनी है, जैसे अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो अगर हाइट अगर निकालनी है तो h का स्क्वायर, मतलब अगर ये हाइट है तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। और फिर आप इसको करोगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 विच इज 3a स्क्वायर बाई 4। तो उस हिसाब से h कितना हो जाएगा, √3/2a। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को। ये बात समझ में आ गई, बोलो। तो जब हाइट निकल गया तो अब अगर एरिया निकालना हो तो आपको फॉर्मूला तो वही पता है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब एनी साइड, है ना, ये साइड है, एंड हाइट ऑन दैट साइड ओनली। तो इस पे जो हाइट निकला हमारा आया √3/2a, विच इज √3/4a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा डिराइव हो गया। तो आप इसको याद कर लो या फिर हर बार डिराइव करो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा एक छोटी सी चीज और जो हम तुम्हें अभी ही बता देते हैं, जो बहुत आगे चल के काम आएगी। वो छोटी सी चीज ये है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है, दो ट्रायंगल हम लेना चाहेंगे, जैसे अगर हम 45 की बात करें, जैसे मान लो हमने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बाकी के दो एंगल सेम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बाकी के दो एंगल सेम है, तो इस केस में क्या होगा, ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 45। और आपको पता है कि अगर एंगल सेम है तो सामने वाली साइड भी हो जाएगी सेम लेंथ की। तो अगर ए है तो ये भी हो जाएगा ए। उस केस में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √a² प्लस a² विच इज √2a, है ना। तो अगर इसको हम अब ऐसे बता सकते हैं कि 45 अगर 90 का कोई ट्रायंगल है तो उसके साइड का रेशियो क्या होगा, 1:1:√2। ये क्लियर हो गया। बोलो। और इसी तरह से एक और ट्रायंगल का, ये याद रखना, ये हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। इसी तरह से अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं और इसकी साइड 2a ले लेते हैं, हम a नहीं ले रहे क्योंकि हमके रेशियो निकालना है हमें, तो थोड़ा आसानी ले लिया, नंबर 2a ले लिया। तो आपको पता है कि जब ये परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, और फिर आपको पता है कि जब ऐसा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा √3a। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट्स को ध्यान दें, मतलब इस ट्रायंगल को ध्यान दें, तो ये वाला एंगल जो है हमारा वो 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का है। तो 30, 60 और 90, इसके सामने के साइड्स का रेशियो क्या होगा, 30 के सामने a है, 60 के सामने √3a है, और 90 के सामने 2a है। तो रेशियो कैसे बनेगा, 1/√3 2।
ये भी ध्यान रहेगा तुम लोगों को। तो अब ये एकदम ध्यान रखना, दिस विल बी अ वो क्या बोलते हैं उसको, रामबाण की तरह काम आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो दुनिया में दो तरह की ट्राइंगल्स है, उसके हम साइड्स का रेशियो जानते हैं, ठीक है। एंगल के वैल्यू से हम साइड का रेशियो बता देंगे। कभी भी कई ट्राइंगल मेरा 45 45 90 का बना है, तो इसका एक एडवांटेज कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ऑल ऑफ सडन कोई स्क्वायर तुम्हें दिखा, और स्क्वायर का जो वो दिख गया डायगोनल जो है, उसने बताया स्क्वायर का डायगोनल जो है वो 10 है। तो आप साइड का लेंथ कैसे निकालोगे? आप √2 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर का डायगोनल जो है वो 45 45 90 वाले में बांटता है ना, 45 45 90 वाले में बांटता है। तो आपका ये अगर 10 है तो क्या है, 1 √2 है, तो इसको √2 से वापस आने के लिए √2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा साइड जो मिल गया वो 10/√2 आ गया, ठीक है। और यही अगर उल्टा कभी साइड दिया रहता कि बताओ ये हमारा एक 8 का स्क्वायर है, तो हमारे पता है कि हमारा डायगोनल क्या होगा, 8√2, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, दिस हेल्प्स अ लॉट। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस कन्वर्जन? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं बस जस्ट फॉर वो बता दूं कि जैसे अब तुम देखोगे अगर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर्स ऑलमोस्ट सबके अब कंप्लीट लेक्चर्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक छूट के, तो आप लोग अपने इनसे भी कभी कभी चाहो तो पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड एनीवेयर इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप उस डाउट को कलेक्ट करके मुझे बस दे देना, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो री में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको बहुत हर बार क्लास को फॉलो करके चलने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेज पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द लेक्चर, वो सारा लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो उससे भी कर सकते हो। और बस लेकिन किसी भी चैप्टर में आपके पास 5 से ज़्यादा डाउट हो गए किसी भी सीट से, तो जस्ट पिंग मी विद दैट डाउट्स, मैं एक क्लास रख दूंगा उसके अगले दिन सबके लिए, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, है ना। तो ये अब हमारा जो है ये हो गया। अब एक चीज और है जो एरिया के बेस पे हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, वो ये है कि अगर मैं किसी ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटूं, ठीक है, किसी ट्रायंगल को 2 पार्ट में बांटूं, आधा आधा, जैसे ये इक्वल है इसके, तो अगर ये वाला स्मॉल एरिया ए है और बड़ा एरिया कैपिटल ए है, तो A:A का क्या रेशियो होगा? वन इज टू फोर 1:4। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु। अंशु, हाथ पकड़ो अंशु, तुरंत देखो बताते हैं। अब जैसे मान लो कि ये पूरा जो है, अगर बड़े वाले एरिया की बात की जाए, तो ये पूरा जो है वो बेस है, ठीक है। और ये जो है जो यहाँ से गिरेगा वो है हाइट। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है, यानी कैपिटल ए जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। अब छोटे वाले की बात की जाए, इस वाले ट्रायंगल की बात की जाए, तो उसका एरिया अगर स्मॉल ए है, तो उसका बेस कितना है? बेस तो 2 पार्ट में बट गया ना, b/2 हो गया, तो बेस हो गया b/2, लेकिन हाइट तो सेम रह गई ना, ये हाइट तो आधा हुआ नहीं। तो उस केस में अगर हम ए को इंटैक्ट रखें तो क्या बचेगा? जैसे अगर हाफ हम बाहर निकाल लें, तभी तो हाफ इंटू बी इंटू एच बचेगा ना ए के वैल्यू। तो ये कितना हो गया? हाफ इंटू ए हो गया, कैपिटल ए, यानी आधी है। तो ये रेशियो 1:2 का होगा। ये बात समझ में आई अंशु? हाँ जी सर। तो तुमने 1:4 कैसे बोला था? सर हाइट को भी वो कर दिया था।
हाँ, तो ध्यान रखना है कि अगर केवल हाइट आधी होती है या फिर केवल बेस आधा होता है, तो दोनों केस में जो होगा वो आधा ही होगा। तो अगर मान लो कि ये हाफ की बजाय, ठीक है, ये हाफ की बजाय 2/3 में बांटा, जैसे हमने वर्टेक्स से सामने एक लाइन ड्रॉ की, है ना, 1:3 में, तो ये स्मॉल a1, ये स्मॉल a2 का बड़ा वाला एरिया a, तो a1:a कितना होगा, a2:a कितना होगा, a1:a3 कितना, a2 कितना होगा? बोलो। बोलो कि नहीं? बोलो। सर 1:8, A1 1:4, और सेकंड वाला 3:4, और A1:A2 होगा 1:3। 1:4, 3:4 और 1:3, ठीक है, ये सबका आया, ये सबका आया। अगर ये 1:3 में बटा है, तो अगर इफ आई हैव द इंटायर बेस एज b, तो ये वाला कितना हो जाएगा, b/4 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 3/4 b हो जाएगा। इसको 1/4b भी बोल सकते हो तुम, b/4 के लिए पहले 1 पार्ट है ना और टोटल 4 पार्ट है, तो ऐसे 1/4b यानी b/4। तो अगर हम इसका एरिया निकालें a1 का, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू b/4 इंटू h तो बदला नहीं ना, h तो सेम रह गया। तो अगर हम इसको बाहर कर ले, 1/4 बाहर कर दे, तो बाकी चीजें इंटैक्ट रह जाएंगी। ये तो इस केस में हमारा जो एरिया आया 1/4 ऑफ बड़ा वाला, तो इसलिए 1/4 हो गया। इसी तरह से जब 1/4 ये है तो बचा हुआ पार्ट ही हो जाएगा 3/4a, तो 3/4 ये वाला हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में अगर 1:3 है, तो बेस का जो रेशियो होगा वही जो हमारा ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा, क्योंकि हाइट इज फिक्स। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? बोलो। ओके, तो अब चलते हैं, हम दोनों को मूव कराते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें ऐसा कोई ट्रायंगल दिया रहा है, ये 1:4 है और ये 2:5 है, ठीक है, 1:4, ये 2:5। अगर ये A है और बड़े वाला ट्रायंगल कैपिटल A है ना, या फिर हम ऐसा बोले कि ये हमारा A है और ये है, तो A:A कितना होगा?
तो इसमें तुम क्या देखे कि अगर इसका तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन इसका हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हमें निकालने आता है, ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसको हमें नहीं आता है। तो इस वाले में इस अगर बड़े वाले का कैपिटल ए देखे तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बी इंटू एच, आप इसको बी कंसिडर कर लो और यहाँ से जो हाइट गिराई जाएगी ऐसे इसको एच कंसिडर कर लो, ठीक है। तो हाफ इंटू बी इंटू एच हो गया। अब ध्यान दो, अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो बेस तो हो गया 2/7, हाइट जो है, हाइट इसका क्या होगा, इसी जिस रेशियो में ये है 1:4 उसी तरह से ये हाइट भी कम होता जाएगा। तो इसका हाइट जो है बड़े वाले हाइट का 3/4 हाइट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ट्राइंगल का एरिया देखें, है ना, उसको ए नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है, वैसे इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया अगर हम देखें तो वो निकलेगा हाफ इंटू 2/7 बी इंटू 3/4 एच। ये सबको समझ में आ रहा है? तो अगर हमें एरिया इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम उसको अंदर रहने देंगे, बाकी सबको बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6/6 क्यों, इसको काट दो 2 से, तो 3/14, ऐसे बेकार काट दिए, बाहर ही काटते तो ज़्यादा बेटर रहता। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे, लेकिन बस कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। हाफ बी एच हमारा ये अलग इंटैक्ट कर दिया, अलग कर दिया, तो ये हमारा जो है ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 3/14। तो अगर ये वाला पार्ट ए जो है, इफ ए इज 3/14, तो ये जो बचा हुआ है बी कितना हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। सबने फ्रैक्शन का एक्सरसाइज तो किया है ना आराम से। तो अगर हमें बी इज टू ए निकालना है, बी इज टू ए निकालना है कैपिटल ए, तो हम क्या भी लिखेंगे 11:14। ये आ रहा है सबको समझ में? सर उसकी हाइट 3/4 कैसे हुई, वो रिपीट कर दो एक बार। वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा? अंशु। अंशु, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तुम वो यहाँ से समझ जाओ। मैंने एक ये ले लिया जमीन जो हॉरिजॉन्टल है, और मैंने ले लिया ये एक हाइट, और मैंने एक इस पे लगा दी सीढ़ी। अब एक बात बताओ, अगर हम इस वाले इसको बीच से अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, और इसका एक ऐसे डिवाइड करें बीच के बीच से, और फिर इसका एक, तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे हाइट कम होता जाएगा ना। तो अगर हम बीच से लेंगे, जैसे जैसे यहाँ से लिया तो h हाइट है, तो बीच से लेंगे तो बीच से h/2 हाइट होना चाहिए ना। यस सर। तो इस तरह से अगर 1/4 से लेंगे, 1:4, ठीक है। हाँ, आगे सर। तो ये वाला जो हमारा होगा 3/4 h होना चाहिए उस हिसाब से। तो जितने जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में हाइट भी बढ़ जाएगी ना। तो जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसे ऐसे एक सीढ़ी बनाया, ये h है, और हमने बोला ये जो है ये 2:3 है ना। तो जब हम हाइट गिराएंगे तो ये हाइट कितना होगा बताना? क्या सर? ये हाइट कितनी होगी? ये h थी ना, तो ये h है, तो ये कितना होगा? टू 3/5 h ना। हाँ 3/5, क्योंकि ये अगर हम 5 2 टुकड़ों में माइनस हो बांट, गया ना। हाँ, तो 5 टुकड़ों में बांटे, है ना, तो हर बार उसी सीक्वेंस में गिरेगा। तो ये h/5, ये 2h/5, ये 3h/5, ये 4h/5, ये h, यही होगा ना। तो अगर हम 2:3 से गिरा रहे हैं तो ये हो जाएगा। तो अब आप किसी भी ट्राइंगल में हम कैसे भी तोड़ कर दे तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक ट्राइंगल है, उसके बीच में एक और ट्राइंगल हमने बना दिया,
ठीक है, ये 2:5 है, ये 4:3 है, ये 5:4 है। और हमने तुमसे बोला है कि अंदर वाले का बताओ, ठीक है, अंदर वाले का एरिया का रेशियो बताओ। तो कैसे बताओगे? मतलब अंदर वाले का अगर ए है और बाहर वाले का कैपिटल ए है तो कैसे बताओगे? तो तुम ये बोलोगे कि अंदर वाले का डायरेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है, बट हम ये बाहर वाले ये चारों का तो कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर इसका मैं ऐसे नाम लिख दूं PQR, तो P का एरिया कैसे लिखेंगे बताना जरा सा। आप किसी को भी बेस मान सकते हो, जैसे इधर वाले को भी बेस मान सकते हो, इधर वाले को भी बेस मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P का एरिया के लिए क्या लिखेंगे बताओ? अगर हम इसको बेस मान रहे हैं तो P के लिए बेस, ये P के लिए ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? 4/7B हो जाएगा ना। अगर हम ये पूरा बेस, बड़ा वाला बेस अगर A है तो इतना वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट 4/7B हो जाएगा। आया समझ में? बताओ, इसमें रुक रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, ठीक है। तो हाइट क्या लिखेंगे बताओ? 5/7 5/7 inch. 5/7। एक मिनट, मैं इसका एक्सरसाइज भी वो कर दूंगा। सर हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हाइट हम निकाल नहीं रहे हैं, हाइट का रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे रेफरेंस कैसे लेते हैं कि जैसे इस बेस पे ऐसा हमारा हाइट है, ये हाइट है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट होगा। तो अगर ये h है, अगर ये h है तो ये कितना होगा? ये 5/7h होगा ना। थोड़ा सोचो इसको, PQR तीनों का ट्रायंगल का बताओ। हाँ, तो ये समझ में आ गया सबको P का कैसे आया एरिया? यस बोलो फटाफट। क्योंकि हमने इसको बेस लिया था और इसको हमने हाइट ली थी, तो उस केस में अगर ओरिजिनल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो P का एरिया ऐसा होगा। तो हम ओरिजिनल से कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, 4/7 और 5/7 को अलग कर लेंगे और बाकी को एज इट इज लिख देंगे। मैंने ग्रुप पे एक छोटा सा एक्सरसाइज भेजा हुआ है, उसको कर लेना तुम लोग, है ना। तो ये तुम्हारा 20/49 A हो जाएगा। Q बताओ कितना होगा? Q के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू 3/7B इंटू 5/9H। 3/7B
इंटू, हाँ यहाँ पे देखो ये वाले से अगर हम हाइट गिराएंगे तो अगर ये वाला हाइट h है तो ये 4 और 5 में बटा है तो ये 5/9 h हो जाएगा। तो 5/9 h हो जाएगा। तो आप इसको फिर कैसे कर लोगे, हाफ बी एच अलग कर लेंगे तो क्या बचेगा 15/63 a, ठीक है। और Q क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R बताओ क्या हो जाएगा। हाफ इंटू 2/7 b इंटू 4/9h। वेरी गुड। आप चाहे इधर से चाहे इधर से दोनों तरफ से करोगे बात, इसको भी बेस मान सकते थे। तो अब इसको अगर तुमने इधर का बेस लिया है तो तुमने इसके लिए बोला कि ये वाला हमारा बेस है तो 2/7 b हो जाएगा, और ये वाली हाइट अगर ऐसे गिरेगी तो 4/9 हाइट हो जाएगी। तो ये हमारा फिर से आ जाएगा 8/63 इंटू a, है ना। तो आप इस तरह से इस तीनों को ऐड कर लोगे और 1 में से घटा दोगे, a में से घटा दोगे तो हमारा ये बीच वाला एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम एरिया का रेशियो इसको बता सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। तो ये इसको कर लेना। और एक लास्ट में तुमको एक चीज बता के छोड़ रहा हूं मैं, विच इज वेरी सिंपल, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, और हमने टेस्ट वाली क्लास में बताया है कि इफ अ ट्रायंगल इज देयर और एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ए बी सी ये एंगल बाइसेक्टर है, बराबर है, और ये डी है। तो इस केस में क्या होता है, ए बी और ए सी का रेशियो, मतलब जो एंगल बाइसेक्ट, जिस एंगल को ये लोग बाइसेक्ट किए हैं ये, और सामने वाले साइड को जहाँ पे डी पे डिवाइड किया है, इज इक्वल टू बी डी इज टू डी सी। ये ध्यान रहेगा तुम लोग को। तो कभी एक ट्रायंगल तुमने ऐसा देखा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट देखा तुमने, देखा कि इसकी वैल्यू जो है 2, 4 और 9 है ना, 9 मत बोलो, 4 और 6 है, और इसका ये 2 और 3 है ना। तो ये पक्का है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है आपकी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, क्योंकि 4:6 और 2:3 का रेशियो सेम है, तो ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो थोड़ा रिवर्स में हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा रिवर्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, एक बार बोलो वर्ड्स में बोलो तो जरा सा, एनीवन, कोई एक वर्ड्स में बोलो कि फॉर एनी ट्राइंगल angle bisector of any angle cuts the third line, है ना, in the same ratio in which the other two sides have been made। तो इसको ऐसे अगर हम देखेंगे, नाम रख दो P Q R, अलग टाइप से नाम रखो, और यहाँ पे अगर मान लो S है तो PQ रेशियो PR इज इक्वल टू QS रेशियो SR, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस, बोलो, ठीक है। एक एक्सरसाइज भेजा है मैंने, एक एक्सरसाइज भेजा है, उसको तुम लोग स्टार्ट करो करना, ठीक है। और उसके बाद हम कल हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड और ट्रायंगल का सेंटर वगैरह कल पढ़ेंगे, कल या परसों। एक दिन गैप करके रखूं कि रेगुलर रखें, बताना जरा मुझे, व्हाट डू यू सजेस्ट? रेगुलर ही रख लेना। हाँ सर। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे भी रेगुलर भी रखेंगे ना तो इस वीक में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं ज्योमेट्री में, फिर हम लोग पूरे वीक एक्सरसाइज किया जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है।